जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो करीब करीब 200 साल पुराना है, बना था ब्रिटिश राज के वक्त, लेकिन आज भी वो भारत में एक बहुत बड़ी कानूनी बहस का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। जी हाँ, आज हम इसी विल्किंसन रूल की परतें उधेड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि भाई इस पुराने से नियम को आज बचाने की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी है? सोचकर देखिए, 19वीं सदी का एक औपनिवेशिक कानून, उसे 21वीं सदी के भारतीय संविधान से प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास की गलियों में भी ले जाएगा और आज की राजनीति की गहराइयों में भी। देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें पहले संविधान की 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल को समझना होगा। इसे आप एक तरह का कानूनी किला समझ सकते हैं। कोई भी कानून अगर इसके अंदर रख दिया गया तो उसे अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब एक जबरदस्त कानूनी कवच है ये। अब इस नियम की जड़ों तक पहुंचने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। इसकी कहानी एक हिंसक विद्रोह की आग से शुरू होती है जिसने असल में विल्किंसन रूल को जन्म दिया। तो बात है 1830 के दशक की। कोल्हान इलाके में हो जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा जबरदस्त विद्रोह किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सचमुच पसीने छूट गए। उनके सारे पुराने तरीके फेल हो गए और उन्हें ये साफ समझ आ गया कि यहाँ पर कुछ अलग ही करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ घटनाओं का क्रम कितना साफ है। 1832-33 में कोल विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया। इसके जवाब में 1834 में एक नई एजेंसी बनाई गई और फिर सिर्फ 3 साल बाद 1837 में विल्किंसन रूल को लागू कर दिया गया। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो इस नई व्यवस्था के पीछे थॉमस विल्किंसन नाम के एक अंग्रेज का दिमाग था। उनका आइडिया बहुत सिंपल था पर बड़ा कारगर था। क्यों ना बाहर से कोई नया सिस्टम थोपने की बजाय यही की जो पारंपरिक व्यवस्था है उसे ही कानूनी जामा पहना दिया जाए। और उन्होंने ठीक यही किया। विल्किंसन रूल ने सदियों पुरानी मानकी मुंडा शासन प्रणाली को कानूनी मान्यता दे दी। इससे हुआ ये कि आदिवासी मुखिया एक तरह से ब्रिटिश प्रशासन का ही हिस्सा बन गए। ये एक बहुत ही चतुर चाल थी जिससे अंग्रेजों ने गांव की व्यवस्था के जरिए ही अपना शासन बनाए रखा। चलिए इस सिस्टम की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, सबसे निचले स्तर पर होता था मुंडा, जो एक गांव का मुखिया था। कई गांवों को मिलाकर बनता था एक पीर और उसका मुखिया होता था मानकी। असल में मानकी ही उस इलाके का असली बॉस था, जिसके पास पुलिस की और छोटे-मोटे केस सुलझाने की शक्ति थी, और मुंडा उसकी मदद करता था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, समय के साथ ये शक्तिशाली व्यवस्था भी कमजोर पड़ने लगी। तो सवाल यह है कि आखिर दशकों में इसकी ताकत कैसे खत्म होती चली गई। ये स्लाइड उस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। 1958 से पहले जमीन और पुलिस दोनों की शक्ति मानकी और मुंडा के हाथों में थी। लेकिन 1970s के बाद ये सारी की सारी ताकत चुनाव से आए नए ग्राम प्रधानों और राज्य सरकार के पास चली गई। मतलब जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो ये पतन हुआ कैसे? देखिए, 1913 से 18 के बीच उनकी खास स्थिति को माना गया। लेकिन फिर 1958-65 के दौरान जो सरकारी सर्वे हुए, उन्होंने उनकी जमीनों को ही सरकारी बता दिया। इससे उनका जमीन पर कंट्रोल ही खत्म हो गया। और जो बची खुची कसर थी वो 1970 के पंचायत चुनावों ने पूरी कर दी, जब सारी ताकत नए नेताओं के पास चली गई। और बस यहीं पर कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। अब हम समझेंगे कि इस घटती ताकत का उस शुरुआती रहस्य से क्या लेना देना है। तो अब शायद पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही होगी। जब मानकी मुंडा व्यवस्था की शक्तियां इस तरह छीन ली गईं, तो इसके समर्थकों का तर्क है कि इस अनोखी परंपरा को बचाने के लिए अब इसे एक अभेद्य कवच की जरूरत है, और वो कवच केवल 9वीं अनुसूची ही दे सकती है। आखिर 9वीं अनुसूची इतनी खास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर के कानूनों को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट ही हटा सकती है, राज्य सरकारें नहीं। मतलब अगर विल्किंसन रूल इसमें आ गया तो ये लगभग हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। और यहीं पर आकर विल्किंसन रूल की कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारे प्राचीन परंपराएं और आधुनिक लोकतांत्रिक कानून एक साथ शांति से रह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ कोल्हान ही नहीं बल्कि शायद पूरा भारत ढूंढ रहा है।